एम डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मैं आर्मी में सीनियर डॉक्टर था और रिटायरमेंट के बाद आज मैं गंगाराम हॉस्पिटल में रूमेटोलॉजिस्ट के पद पर हूँ। रूमेटोलॉजिस्ट क्या होता है? वो जोड़ों की डॉक्टर होता है। जोड़ों की जो बीमारियाँ हैं उसका इलाज करता है। जोड़ों की सर्जरी करवानी है तो आर्थोपेडिक, पर जोड़ों का इलाज कराना है तो रूमेटोलॉजिस्ट। अब आज मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ, मेरा टॉपिक ये है कि कई लोग कहते हैं कि साहब डॉक्टर का सही चुनाव कैसे किया जाए। मेरे घर वाले ही पूछते हैं, कभी कोई घर से फ़ोन आता है, कहीं गांव से फ़ोन आता है कि किस डॉक्टर को दिखाएं। तो एक ऐसा मुद्दा है पूरे देश में, क्यों कि हर कोई चाहता है कि भाई अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। तो इसका क्या आंसर है इस चीज़ के लिए? तो डॉक्टरों के नाम पे मत जाइए। आप कहें कि साहब मैं तो डॉक्टर चतुर्वेदी को दिखाऊंगा, ऐसे मत करिए। यदि आप सही में अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। सबसे बड़ी टिप्स तो यह है कि पहले डॉक्टर की एजुकेशन क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं सिर्फ एक MBBS डॉक्टर हूँ तो मैं एक कुछ साधारण बीमारियों का इलाज कर पाऊँगा। मलेरिया है, टाइफाइड है, ये सब चीज़ें मेरे उसमें आती हैं। छोटी मोटी चोट लग गई है, छोटी मोटी इन्फेक्शंस हो गए हैं। तो हमेशा देखिए क्या डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो यदि समझ लीजिए एक डॉक्टर MBBS है तो उसी तरह से वो इलाज करेगा। अब समझ लीजिए आप कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब मेरे को तो स्पेशलिस्ट को दिखाना है, तो स्पेशलिस्ट के लिए जो डिग्री होती है वो MD होती है। तो पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टरों को दो ग्रुप में बांटा गया है। MBBS के बाद उसके पास एक डिग्री होती है या तो सर्जरी की, उसको बोलते हैं MS सर्जरी, जिनका काम होता है सर्जरी करना। एक होता है MD, जिसको जनरली मेडिसिन में जो है तो उसका काम है बीमारी की डायग्नोस करना और उसका ट्रीटमेंट करना, और सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जन के पास भेजना। बाकी तो बहुत साधारण। डेंटल है तो आपको पता चल जाएगा डेंटल, आई है तो आई पता चल जाता है, गायनी है तो गायनी पता चल जाता है, स्किन है तो स्किन पता चल जाता है। अब आइए सुपर स्पेशलिटी में। यहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। क्या मुश्किलात हो रही है कि समझ लीजिए आपको एक डॉक्टर को दिखाना है, जैसे मेरी स्पेशलिटी समझ लीजिए रूमेटोलॉजी। तो अब रूमेटोलॉजिस्ट तो दिल्ली में ही 100 हैं, बेंगलोर में भी 50-60 हैं, बॉम्बे में भी 50-60 हैं। तो हमेशा आप चूज़ कीजिए कि क्या डॉक्टर सफिशिएंटली एजुकेटेड है। देखिए एजुकेटेड तो है ही वो, उसने MBBS भी किया है, MD भी किया है। तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या उसने अपनी स्पेशलिटी में कोई एजुकेशन प्राप्त की है, जिसको बोलते हैं DM। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बनाया है कि यदि आपने DM किया है या DN भी किया है, दोनों चीज़ें, तो आप उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक आदमी को हार्ट के डॉक्टर को दिखाना है, तो सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ वो डॉक्टर लिख ले कि मैं हार्ट का विशेषज्ञ हूँ। वो तो कोई भी लिख सकता है, वो तो ऐसे, क्योंकि उस पर कोई रोक नहीं है इस कंट्री में। वो लिख देगा कि मैं तो हार्ट की बीमारी देखता हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो देखिए क्या उसने DM किया है या DN भी किया है। ये 2 डिग्रियाँ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो कि डिसाइड करती हैं कि आपने, तो चेक करके करिए। ये समझ लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हॉस्पिटल से डिमांड भी कर सकते हैं कि मुझे डॉक्टर की एजुकेशन चाहता हूँ मैं, कि DM पास है कि नहीं है, DN भी पास है कि नहीं है। तो जितनी सुपर स्पेशलिटी हैं, कार्डियोलॉजी DM होना चाहिए या DN भी होना चाहिए। न्यूरोलॉजी उसमें भी या तो DM होना चाहिए या DN भी होना चाहिए। रूमेटोलॉजी जैसे मैं हूँ उसमें DM हो या DN भी हो। तो उससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये इन्होंने एक एडिक्वेट ट्रेनिंग की हुई है, क्योंकि DM और DN भी 3 साल की होती है। उसके लिए पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो 4000 लोग बैठते हैं 2-3 सीट के लिए, तो पहले तो वो उस सब्जेक्ट में घुसने के लिए एग्ज़ाम, फिर 3 साल वो ट्रेनिंग करता है, फिर एग्ज़िट एग्ज़ाम, तो पूरी तरह पक के निकलता है। तो एक तो बड़ा संदेश यह है, क्वालिफ़िकेशन DM या DNB। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि कई लोगों ने DM DNB नहीं किया है, तो वो लोग भी सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि
आपने डीएनबी नहीं किया है कार्डियोलॉजी में, फिर भी आपने छोटी मोटी ट्रेनिंग की है, 6 महीने की ट्रेनिंग कर ली सिंगापुर से, आपने कहीं 1 साल का कोर्स कर लिया, तो आप भी सोचते हैं कि मैं भी कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। बट एक बात ज़रूर है कि मुझे बेस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, तो मुझे डीएम या डीएनबी क्वालिफिकेशन का चाहिए। बट समझ लो कोई कहे कि भाई इनके पास ना तो डीएम की डिग्री है, ना ये डीएनबी की डिग्री है, बट ये कहीं इन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, तो वो लोग भी इलाज कर सकते हैं, वो खराबी नहीं है उसमें। बट आपको एक बेस्ट डॉक्टर की खोज है तो आपको डीएम और डीएनबी क्वालिफाइड आदमी को जाना पड़ेगा। बट जिनके पास डिग्री नहीं है, क्या वो प्रैक्टिस कर सकते हैं? ऐसा लिख के कर सकते हैं, उन्होंने कुछ तो किया है ना, 6 महीने ट्रेनिंग की है, उसको वो लोग फेलोशिप कहते हैं कि फेलोशिप मैंने किया। हाँ, मैं जानता हूँ कि कोई मेरे पास एक आदमी आए कि सर मैंने 3 साल का फेलोशिप किया है, तो मैं उसको मानूंगा कि भाई इसने 3 साल तो किया है। बट आइडियली यही है कि आपके पास यदि डीएम हो या डीएनबी हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है कि इसने किया ही है, तभी तो उसने एग्जैक्ट एग्ज़ाम भी दिया और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया है। तो आइडियल सिचुएशन ये है कि आपको एक डॉक्टर मिल रहा है जो डीएम क्वालिफाइड है, एक डॉक्टर मिल रहा है जो डीएनबी क्वालिफाइड है, तो वो आपके लिए आइडियल है। वो नहीं मिल रहा तो फिर आप किसी ऐसे को भी दिखा सकते हैं जिसने कि कोई ट्रेनिंग किया हो, क्यों कि वो भी उसने ट्रेनिंग तो किया ही है, 6 महीने किया हो चाहे 1 साल किया हो। हाँ, किसी ने 3 साल ट्रेनिंग किया हो तो वो बेहतर है। तो ये बात है। एक तो ये हो गया बिटवीन दी क्वालिफिकेशन में, तो 3 तरह की क्वालिफिकेशन हो गई, एक डीएम, एक डीएनबी, वो आइडियल है। यदि लेस आइडियल चाहिए तो कोई कहेगा साहब मैंने 6 महीने की फेलोशिप की है, इसको वो लोग बोलते हैं फेलोशिप इन कार्डियोलॉजी, फेलोशिप इन रूमेटोलॉजी। तो ये क्लियर समझ में आना चाहिए, डीएम इन रूमेटोलॉजी, डीएनबी इन रूमेटोलॉजी, आइडियल, लेस आइडियल, फेलोशिप इन रूमेटोलॉजी। कोई कहे साहब मैं तो एमडी हूँ सिर्फ, फिर भी मैं रूमेटोलॉजी कर रहा हूँ। कोई कहेगा मैं एमबीबीएस हूँ फिर भी रूमेटोलॉजी कर रहा हूँ। कर सकते हैं, करने में कोई हर्जा नहीं है, बट वो लेस आइडियल है, मतलब डिज़ायरेबल नहीं है, आपको बेस्ट डॉक्टर नहीं है। आप बेस्ट डॉक्टर चाहिए तो कायदे से आपको एक डीएम या डीएनबी क्वालिफाइड आदमी चाहिए। तो ये तो पहली चीज़ मैं पूछूंगा, क्वालिफिकेशन क्या है। यदि मुझे अपने फादर को किसी को दिखाना है या अपनी वाइफ को दिखाना है तो सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन देखूंगा उसकी नेट पे। दूसरा चीज़ मैं देखूंगा एक्सपीरियंस, भाई आज ही डीएनबी किया है दोस्त, आज ही डीएम किया है कि 40 साल पहले किया है। तो अब जैसे आप मेरा एग्जांपल दीजिए, मैंने ये किया था 94 में, तो समझ लीजिए करीब 20 साल हो गए, और एक आदमी ने अभी 5 साल पहले किया है। तो एक्सपीरियंस, तो आपको यदि कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर मिल रहा है और उसने डीएम भी किया हुआ है, तो पहले तो आपने क्वालिफिकेशन देख लिया, फिर आपने एक्सपीरियंस देख लिया, तो ये 2 चीज़ों से आपको बहुत कुछ हो जाएगा। तीसरी चीज़ आपको मिल जाएगा कि क्या ये पहले किसी बड़े हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि अरे भाई ये तो एम्स से आए हुए हैं, अब आज प्राइवेट पहले एम्स में काम करते थे, अब रिटायर हो गए, अब यहाँ आ गए। अब जैसे मैं हूँ, मैं आर्मी हॉस्पिटल में था पहले, 20-25 साल आर्मी हॉस्पिटल में काम किया, अब मैं गंगाराम में काम करता हूँ, बट मैं एक गवर्नमेंट संस्था में था जहाँ की 300-400 पेशेंट रोज आते थे, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। तीसरा चीज़ है स्पोकन रेपुटेशन, कि डॉक्टर की रेपुटेशन, आप पढ़ भी लिए, आपका क्वालिफिकेशन भी है, बट आप डॉक्टर है, बहुत जल्दी नाराज़ होता है, पेशेंट को टाइम नहीं देता, पेशेंट से साथ हमदर्दी नहीं रखता, वो डॉक्टर को लोग जल्दी पेशेंट खुद ही अवॉइड करते हैं। एक बार तो ज़रूर जाएंगे कि भाई ये क्वालिफाइड है, बट यदि उनको लगता है कि डॉक्टर बात बात पे नाराज़ हो जाता है, बात बात पे सुनता नहीं है, टाइम ही नहीं देता, तो ये सब चीज़ें, 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो ध्यान रखिए, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, और डॉक्टर के पास आपके लिए टाइम भी होना चाहिए, और डॉक्टर का बिहेवियर बहुत काइंड हार्टेड होना चाहिए, जो पेशेंट से काइंडली बात कर सके, उसकी बात को सुन सके, समझ सके, ये भी समझ सके कि ये पेशेंट इतनी महंगी दवाई नहीं खरीद पाएगा, उसके लिए कोई और सस्ता अल्टरनेटिव खोजा जाए। ये सब चीज़ें से एक अच्छा डॉक्टर की वो होता है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।